सो हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है हमारा मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अब तक आप लोगों ने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है क्लास 8 तक, वो बहुत ही बेसिक थी। अब तक आप लोग बस एक फिजिक्स का एक बेसिक आइडिया लेते थे क्लास 8 तक, लेकिन अब से आपको थोड़ी हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। अब आप 9th में आ चुके हैं, आपको अब क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ढेर सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। अब आपको थोड़ी हायर लेवल की फिजिक्स पढ़नी होगी। अभी आप क्लास 8 से जब 9th में आए हैं, तो ये जो फिजिक्स का जो गैप है वो बहुत ही थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो आपको जो फिजिक्स रहेगी वो थोड़ा और हायर लेवल की मिलेगी। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मोशन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये जान लो कि फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो देखो, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है, या साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स कि फिजिक्स वो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसे फिजिक्स बोलते हैं। नेचुरल फिनोमेना मीन्स कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मीन्स कि अगर मैं ये मार्कर ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये नीचे ही आ रहा है, तो ये नीचे क्यों आ रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। या अगर मैं स्विच ऑन करूं और लाइट ऑन हो जाए तो ऐसा कैसे हो रहा है, या ये जो फ़ैन है तो वो कैसे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मीन्स कि हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल फिनोमेना हो रही है, हम फिजिक्स में उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है। किससे आया है? तो फ्यूसिस, ग्रीक का ये जो वर्ड है फ्यूसिस, उससे फिजिक्स आया है, और इसका मतलब होता है फॉर नेचर। ठीक, मतलब हम फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ते हैं या नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो देखो, अब फिजिक्स में तुम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, अब तुम्हें हर चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा। मीन्स कि तुम्हें हर एक चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो जान लेते हैं। तो फिजिक्स में अब तुम लोगों को पढ़ना रहेगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऑल दोज क्वांटिटीज that can be measured। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसे हम मेज़र कर सकें। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो वाइट बोर्ड है इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो मतलब हम इसे मेज़र कर ले रहे हैं ना, तो इसकी लेंथ को हम मेज़र कर ले रहे हैं। तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। या अगर मैं बोलूं कि ये जो वाइट बोर्ड है इसका मास 10 kg है, तो ये जो इसका मास है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई। या अगर मैं बोलूं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ भी है, मतलब सपोज कर लेते हैं कि x मीटर क्यूब है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स कि जो क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर भी हम मेज़र कर लेते हैं ना, अगर कभी हमें फीवर होता है तो हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, तो ये टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो मतलब ऐसे ढेर सारी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो, ये जो वाइट बोर्ड की जो लेंथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि ये वाइट बोर्ड। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मार्कर है इसका जो लेंथ है वो सपोज करते हैं कि 15 सेंटीमीटर है,
तो इसकी लेंथ जो 15 सेंटीमीटर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि ये मार्कर। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? तो जो पहली होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारी दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है या जो दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसे हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। मतलब कि अगर जैसे देखो मैं बोलूँ कि ये जो वाइट बोर्ड है इसकी ये जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो हमें मतलब इससे ये 2 मीटर जब हम बोल रहे हैं तो ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो हमें ये नहीं ना बताना पड़ रहा है कि ये जो लेंथ है वो 2 मीटर लेफ्ट साइड में है, ऐसा तो बताना नहीं पड़ रहा है। तो हम सिर्फ मतलब इसका जो लेंथ है अगर मैं बोल दूं कि 2 मीटर है तो उससे इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जा रहा है कि 2 मीटर इसकी लेंथ है, तो वो मतलब 2 ही मीटर है, ये नहीं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर है या साउथ डायरेक्शन में 2 मीटर है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी completely described by their magnitude only। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगला जो हमारा है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? तो ऐसी क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स ऑल दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ टू फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखो अभी तुम लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे फोर्स के बारे में, तो फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं मान लो बोलूँ कि मान लो कोई दरवाज़ा है, हमें उसे खोलना है और वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे खुलेगा। तो अगर मैं बोल दूं कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने से वो दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा, तो मतलब ये कम्प्लीटली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी हमें बताना पड़ेगा। मान लो अगर दरवाज़ा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे खुल रहा है तो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में खुलेगा। अगर मैं बोल दूं कि बस 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है उससे दरवाज़ा खुल जाएगा, तो तुम नहीं जान पाओगे कि दरवाज़ा कैसे मतलब खुलेगा। हो सकता है उसे हम पीछे खींचें, मतलब पुल करें या पुश करें, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है डायरेक्शन बताना फोर्स के केस में। या जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो ये होगी कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच या दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both for their complete description। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े उसे डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम बोलते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम अगर मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है ए, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे ए शो कर देते हैं, या अगर बी है तो बी शो कर देते हैं, या ऐसे मतलब शो कर देते हैं। लेकिन अगर वेक्टर की हम बात करें तो वेक्टर में हम जब कभी भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक हम छोटा सा एरो लगा देंगे। मान लो कोई वेक्टर है ए, तो उसके ऊपर हम ऐसे एक एरो लगा देंगे या हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक,
तो हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा एरो लगा के उसके ऊपर या बार लगा के, और हम जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको हम डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है तो उसे हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला जो होता है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, मीन्स यहाँ पे उसका हम मैग्नीट्यूड रखते हैं। फिर उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन रखते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारा तीसरा है वो उसकी यूनिट रखते हैं हम यहाँ पे। मीन्स कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली उसके बारे में बताने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? तो पहला होता है हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन, और जो तीसरा होता है उसकी यूनिट। जैसे मैग्नीट्यूड में तो जान गए तुम लोग क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अगर कोई मान लो मैं फोर्स बोलूँ, तो अगर सपोज करते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ये जो 5 हो गया वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन है, मीन्स वो किस डायरेक्शन में लग रही है। तो मान लो किसी भी आई डायरेक्शन में लग रही है तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई। और इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन, और जो तीसरा होता है वो होता है उसका यूनिट। अगर मैं मान लो बोलूँ कि कहीं हम फोर्स लगा रहे हैं, 5 मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या कभी 5 मीटर का फोर्स लगता है? नहीं ना। अगर मैं बोलूँ किसी की स्पीड जो है वो 10 केल्विन है, तो मतलब 10 केल्विन क्या है? उस केल्विन तो टेम्परेचर की यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हमें जब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना होता है तो हमें जो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसकी यूनिट। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीन्स कि जैसे देखो, पहले के टाइम में होता क्या था ना कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो किसी भी चीज़ को मेज़र करते थे तो उसका अलग अलग यूनिट लेती थी। जैसे कोई कंट्री थी जो कि जो लेंथ है उसको फुट में नापती थी या मेज़र करती थी, मास को पाउंड में करती थी, या कोई कोई कंट्री ऐसी थी जो कि जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में मेज़र करती थी। तो कोई कंट्री मास को किलोग्राम में कोई करती थी, तो कोई ग्राम में करती थी। तो इससे क्या मतलब, तो ऐसे में हमारे पास तीन सिस्टम निकल के आते थे। जो पहला था वह है FPS, सेकंड जो था हमारा वह है CGS, और जो थर्ड है वह है MKS। FPS में क्या होता था? FPS में लेंथ को हम फुट में मेज़र करते थे, मास को पाउंड में करते थे, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते थे। CGS में क्या होता है कि CGS में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, और मास को ग्राम में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। और जो हमारा MKS सिस्टम होता है तो उसमें हम लेंथ को जो मेज़र करते हैं वो मीटर में करते हैं, और मास को करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। ये देखो, F का मतलब होता है फुट, P का पाउंड, S का सेकंड, C का सेंटीमीटर, G का ग्राम, और S का सेकंड, M का मीटर, K का किलोग्राम, और S का सेकंड। तो अब ऐसे में क्या होता था ना कि अगर कभी भी हमें मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करनी रहती थी तो हमें बहुत ही दिक्कत आती थी, क्योंकि अगर मान लो हमें लेंथ मेज़र करना है तो कोई कंट्री लेंथ को सेंटीमीटर में करती थी, तो कोई मीटर में करती थी, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम का राइज होता था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने SI यूनिट बना दिया। तो जो इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो फिजिक्स की जो कमेटी होती है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया ये जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट होता है इसे हर जगह फॉलो कराने का। मीन्स अगर आप किसी भी, मतलब अगर मान लो आप इंडिया में हो तो भी आपको लेंथ को मीटर में ही मेज़र करना रहेगा, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और चाहे आप दुबई में रहो या किसी भी कंट्री में रहो तो आपको लेंथ को हमेशा मीटर में ही करना रहेगा मेज़र, मास को हमेशा किलोग्राम में, और टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेज़र करना रहेगा। तो इस MKS जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसे SI यूनिट बना दिया गया, सॉरी SI यूनिट बना दिया गया। SI यूनिट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट था उसे SI यूनिट बना दिया गया। और इसका SI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, SI यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर आप अब किसी भी कंट्री में रहोगे तो हमेशा आपको लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेज़र करना रहेगा। और अगर आपको एग्ज़ाम्स में भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया भी है कि लेंथ जो है वो कवर की गई है 3 सेंटीमीटर, तो इसे आप हमेशा कन्वर्ट करोगे मीटर में। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा इसे आप मीटर में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अगर या तो किलोग्राम है, मतलब कि अगर मास दिया हुआ है, तो अगर मान लो मास दिया हुआ किसी का 5000 ग्राम अगर मान लो दिया गया है, तो इसे आप केजी में ही कन्वर्ट करोगे, तब आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोशन। देखो, अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी दो ही स्टेट हो सकती है, केमिस्ट्री वाला स्टेट नहीं। यहाँ पे स्टेट ऑफ जो मैटर है या स्टेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो दो होते हैं। कौन कौन से? तो जो पहला होता है हमारा वो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो दूसरा है वो है स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे कभी भी दो स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का। पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो दूसरा होता है हमारा वह है स्टेट ऑफ मोशन। दोनों क्या होते हैं अभी हम जानेंगे। देखो, अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, और वो अगर मान लो किसी टाइम पे उसकी पोजीशन यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद भी उसकी पोजीशन यहीं पे है, मीन्स उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्टेट ऑफ जो मोशन है वो कैसा है, तो वो रेस्ट है। मीन्स कि वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट, उसमें कोई भी उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम वही बात करें स्टेट ऑफ मोशन की, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ टाइम पे यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ पहले वो ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ पे आ गया, तो इसकी पोजीशन में कुछ चेंज हुई, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया? तो ये मोशन में है, मीन्स ये स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो कहलाएगा स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन क्या होता है कि अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंजिंग आ रही है टाइम के साथ साथ, तो वो क्या कहेंगे हम कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है या वो मोशन में है, ठीक। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तब हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पोजीशन of an object with respect to time and with respect to observer। देखो, अगर आप ये नहीं लिखते हो या अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपकी पूरी जो डिफिनीशन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ अगर मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो कि टाइम अगर 0 सेकंड पे, टाइम इक्वल्स 0 सेकंड पे वो यहाँ पे है, और कुछ टाइम बाद मान लो t इक्वल्स 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड लेटर अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो उसकी पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब आप पूछोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का क्या मतलब है, तो वो भी मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई दो गाड़ी हैं, ठीक है, अगर ये दोनों कोई दो गाड़ी हैं, मीन्स कोई कार है, मान लो ये दोनों कार हैं, और अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लो ये जो कार जा रही है वो किस स्पीड से जा रही है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। और ये जो ऑब्जर्वर जो है
वो रेस्ट पे है, मीन्स वो रुका हुआ है एक जगह। तो जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इन दोनों कार को देखेगा, तो ये दोनों कार इसको कैसे देखेंगी कि ये दोनों कार जो है वो मोशन कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो कार है, इस वाली कार में अगर कोई, मान लो ये कार 1 है और ये कार 2 है, तो अगर कार 1 में कोई आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे और वो इस कार को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये जो कार है वो रुकी हुई है। अगर इन दोनों की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो अगर सेम है, तो ये जब ऑब्जर्वर इस कार को, ये पर्सन जो इस कार में बैठा है, अगर वो इसको देखेगा इस कार को, तो वो कैसा पाएगा कि जो कार है वो रेस्ट में है। या मान लो इसी कार में अगर 2 लोग बैठे हैं, तो अगर वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, मतलब वो दोनों मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उसे बाहर से देख रहा है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर उसे बाहर से देख रहा है, तो वो देखेगा कि वो दोनों आदमी जो है इस कार में बैठे हुए हैं, तो वो मोशन कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है लिखना कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मोशन डिपेंड करता है कि मतलब हम कहाँ से उसे देख रहे हैं। मान लो यही कार है, ठीक है, ये मार्कर मान लो एक कार है, इसमें 2 लोग बैठे हैं, और मान लो कोई एक इंसान है या कोई आदमी है वो यहाँ पे है, और ये ऐसे, ये जो कार है या जो मार्कर है वो ऐसे मोशन कर रहा है। तो जब ये वाला आदमी इस कार को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये मोशन कर रही है या मोशन में है। लेकिन इस कार के अंदर जो आदमी बैठे हैं वो अगर एक दूसरे को देखेंगे, भले ही ये कार मोशन में हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे को आपस में देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो दोनों या जितने भी आदमी हैं वो रेस्ट पे उन्हें लगेंगे। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसे कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। देखो, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि मोशन क्या होता है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है। तो मोशन के 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। और जो अगला हमारा होता है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट नहीं होगी, मीन्स वो वेरी कर रही होगी, वेरिएबल होगी या वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, मीन्स सेम स्पीड होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही होती है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन एसोसिएटेड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ पे गया, फिर उसके बाद वो यहाँ पे गया, और ये जो इसके बीच की जो डिस्टेंस जो है वो मान लो 2 मीटर है, और इसके बीच के भी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो पहले जो 2 मीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करने में मान लो उसे लगा 2 सेकेंड या मान लो 5 सेकेंड लग गया, और अगली जो 2 मीटर है उसे भी कवर करने में उसे 5 ही सेकेंड लगा। तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो टाइम है दोनों जो लगा है इसे कवर करने में वो सेम है और सेम डिस्टेंस से कवर हुई है दोनों जगह। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मान लो अगर ये 4 मीटर हो गया और ये जो टाइम है वो 10 मीटर हो गया, 10 सेकेंड हो गया, तो भी ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म ही होगा। कैसे, तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर है, टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5, और यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे भी स्पीड उतनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 2/5। तो मीन्स यहाँ पे भी उसकी स्पीड सेम है और यहाँ पे भी उसकी स्पीड सेम है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड ऑब्जेक्ट की
कांस्टेंट हो, मीन्स चेंज ना हो रही हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ गया, मान लो कि ये डिस्टेंस है 2 मीटर और ये जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, और इस 2 मीटर को कवर करने में इससे टाइम मान लो लग गया, टाइम इक्वल्स कितना लग गया, टी लग गया मान लो इससे 3 सेकेंड, और ये वाली जो 3 मीटर की डिस्टेंस है उसे इसे कवर करने में लग गया मान लो, उसे भी 3 ही सेकेंड में ये कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो अलग अलग आ रही है। यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे जो स्पीड है इतने के लिए, तो वो हो जाएगा स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड होगी उसकी 2/3, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे स्पीड इसकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पे जो स्पीड आई है वो कुछ और आई है, और यहाँ पे जो स्पीड आई है वो कुछ और आई है। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो चलो जान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मीन्स कि ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट लिख दो यहाँ पे, बाय द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी लेंथ टोटल कवर की गई है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। मान लो अगर कोई आदमी है वो यहाँ से पहले यहाँ पे गया, मान लो 3 मीटर इधर चला, फिर 3 मीटर इधर चला, फिर 5 मीटर इधर चला, मान लो ये 5 मीटर है, तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इसने टोटल 11 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। मतलब ये टोटल लेंथ कितनी कवर किया है, तो इसने 11 मीटर टोटल ये चला है। यहाँ पे ये 3 मीटर, यहाँ पे ये 3 मीटर, 6 हो गया, और ये 6 और ये 5 11, तो इसने टोटल कितना लेंथ चला है, तो ये टोटल 11 मीटर चला। तो इससे हम बोलते हैं कि ये उसने डिस्टेंस इतनी कवर की है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है, तो जहाँ से वो चलता है, मीन्स कि ये उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, मीन्स यहाँ से वो चल रहा है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, और यहाँ पे वो रुक रहा है या यहाँ पे ख़त्म हो, मतलब उसका जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, अगर हम वो ऑब्जर्व करना यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं तो वो इसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है। तो इनिशियल पोजीशन ये होती है और फाइनल पोजीशन ये। तो इन दोनों पॉइंट के मीन्स कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होगी, तो स्ट्रेट लाइन हुई होगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि इसने टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ये ए बी लेंथ है, तो वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में टोटल वो कितना लेंथ कवर किया है, तो उसे हम ऐड करके जो हमारा फाइनल आंसर रहता है उसे हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम ये बताते हैं कि किसी भी दो जो पॉइंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। और वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 2 मीटर इधर चला, मान लो यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और इधर वो गया 2 मीटर। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर उसने यहाँ से पीछे मुड़ गया और यहाँ पे कितना चला, तो यहाँ पे वो 3 मीटर चला, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर उसने कवर किया,
और यहाँ से यहाँ तक उसने 3 मीटर कवर किया। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इसका? इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा जहाँ से वो चलना शुरू किया, और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट ये होगा जहाँ पे वो रुका या जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन अपनी ख़त्म की। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो अगर हम करें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इसकी, यही होगी। और ये कैसे? पहले तो वो इधर चला था ना, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, मीन्स कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करें, तो क्या आएगा कि पहले तो वो इधर गया था, तो इसकी जो डायरेक्शन थी पहले वो इधर थी, लेकिन जब वो 3 मीटर फिर वापस पीछे आया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? वो इधर हो गई। तो वो नेट कितना इधर आया, मीन्स अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर आ गया? तो वो यहाँ पे 1 मीटर दूर आ गया, और वो किस डायरेक्शन में आ गया? तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मीन्स माइनस हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 2 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखा तुम लोगों ने कि यहाँ पे -1 आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। और क्या है हमारा अगला पॉइंट? अगला हमारा है कि डिस्टेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी डिस्टेंस को हम ए से शो कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसे ऐसे शो कर देंगे। वैसे तो हम डिस्टेंस को यल से शो करते हैं, तो डायरेक्ट हम ऐसे इसे शो कर देते हैं यल से। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। एरो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से हम इसे ऐसे छोटा सा इसके ऊपर एरो लगा के इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं बात करूँ अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये स्केलर होती है। स्केलर में हम कोई भी डायरेक्शन ऐसे इसके ऊपर या एरो इसके ऊपर नहीं लगाते हैं, तो डायरेक्टली हम इसे सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं तुम लोगों को रिलेट कराऊँ तुम लोगों की रियल लाइफ से, तो तुम लोगों ने मतलब सभी लोगों ने शराबी को तो देखा ही होगा, और जब वो शराब पीकर रात को आता है तो उसके अंदर मतलब अलग ही एनर्जी आ जाती है, अलग ही ऑरा रहता है। उसका जो पावर आती है वो नेक्स्ट लेवल पावर उसके अंदर आ जाती है, ओपी हो जाता है एकदम वो। तो वो क्या करता है कि अगर मान लो उसे 2 ही मीटर चलना है तो वो कैसे चलेगा? अगर उससे मतलब नेट 2 मीटर ही चलना है तो वो कैसे चलेगा? ऐसे बॉटल लिया रहेगा और कहेगा ऐसे, मतलब उसके अंदर अलग पावर आ चुकी है, तो कुछ भी वो बोल रहा है उसे पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, ऐसे बोलता रहेगा कि ऐसे चलेगा वो। तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, तू कहे तो एक आध झूठ और बोल दूं। अब देखो, मतलब उसमें पावर अलग आ गई है, अब वो अपने में है ही नहीं। तो उसे बस 2 ही मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी, तो वो कैसे कर रहा है? एक बार इधर आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे पीछे, मतलब ऐसे जिगजैग कर करके चल रहा है। तो उसे 2 मीटर की जगह पे कितना चलना पड़ा? उसे 2 मीटर की जगह पे सपोज करते हैं 10 मीटर चलना पड़ा। लेकिन उसे नेट उससे लेंथ कितनी कवर करनी थी? तो 2 ही मीटर की करनी थी। लेकिन उसने कैसे कि उसको कितना मीटर अब चलना पड़ा? तो 10 मीटर चलना पड़ा। तो ये जो 2 मीटर रहेगी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स कि उसे जो शॉर्टेस्ट उसकी जो लेंथ है वो उसे कितनी कवर करनी थी? वो 2 मीटर थी। लेकिन उसने अपनी गलती की वजह से या शराब की नशे में कितनी डिस्टेंस कवर की या कितनी लेंथ कवर की? तो वो 10 मीटर थी। तो 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस होगी, लेकिन जो वो एक्चुअली उसे जितना दूर वो लेंथ कवर किया है वो होगी उसकी 2 मीटर, जो कि हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर होती है। और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी या तो फिर उसके बराबर होगी। बराबर किस केस में होगी? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लो सिर्फ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, तो सिर्फ इसी केस में जो डिस्टेंस है
वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगी। लेकिन बाकी के केसेस में क्या होंगे, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट पहले इधर चला फिर इधर चला, मान लो ये इधर 3 मीटर चला और इधर 4 मीटर चला, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 मीटर। उसने टोटल 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर वही बात करें हम, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो कि आएगा हमारा 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो इस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो वही है मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। ये सिंबल ध्यान रखना तुम लोग कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी, या यूँ कह लें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी।